नमस्कार। छुट्टी नियम पर इस संवाद मूलक और आकर्षक ई लर्निंग पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। कृपया ध्यान दें कि इस पाठ्यक्रम में वर्णन का प्रयोग किया गया है, इसलिए पाठ्यक्रम के दौरान अपने स्पीकर या हेडफोन का इस्तेमाल करना याद रखें। आप ऊपर दिए गए प्रतिलेख बटन पर क्लिक करके भी पाठ्यक्रम की प्रति देख सकते हैं। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद आप निम्नलिखित बिंदुओं को समझने में सक्षम हो जाएंगे, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध विभिन्न प्रकार की छुट्टियों पर लागू होने वाली सामान्य शर्तों का वर्णन करना एवं सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध विभिन्न प्रकार की छुट्टियों और उनसे जुड़े उपनियमों की व्याख्या करना आदि। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद आप निम्नलिखित बिंदुओं को समझने में सक्षम हो जाएंगे, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध विभिन्न प्रकार की छुट्टियों पर लागू होने वाली सामान्य शर्तों का वर्णन करना एवं सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध विभिन्न प्रकार की छुट्टियों का वर्णन करना आदि। कि 1972 दिनांक 1 जून 1972 को लागू हुआ। सभी सरकारी कर्मचारी इन वैधानिक नियमों द्वारा शासित होते हैं। कृपया ध्यान दें कि यहाँ कुछ अपवाद हैं, जैसे रेलवे कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य जो अलग नियमों द्वारा शासित होते हैं। अर्जित छुट्टी और अर्ध वेतन छुट्टी दो प्रकार की छुट्टी हैं, जिन्हें अर्धवार्षिक आधार पर अग्रिम रूप से जमा किया जाता है। सरकार की नीति के अनुसार सरकारी कर्मचारी के छुट्टी खाते में अग्रिम रूप से अर्धवार्षिक आधार पर क्रमशः 1 जनवरी और 1 जुलाई को छुट्टी जमा की जाती है और जब भी कर्मचारी द्वारा छुट्टी ली जाती है उसे डेबिट नामे कर दिया जाता है। कुछ विशेष प्रकार की छुट्टियां हैं जो छुट्टी खाते को प्रभावित नहीं करती हैं यदि इसका लाभ उठाया जाता है। इसलिए छुट्टी को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक नामे योग्य छुट्टी जो छुट्टी खाते को प्रभावित करेगा, जैसे अर्जित छुट्टी, अर्ध वेतन छुट्टी, परिवर्तित छुट्टी, अर्जन शोध्य छुट्टी, अतिरिक्त साधारण अवकाश। और दूसरा गैर नामे योग्य छुट्टी जो छुट्टी खाते को प्रभावित नहीं करेगी, जैसे मातृत्व छुट्टी, पितृत्व छुट्टी, शिशु देखभाल और बाल दत्तक ग्रहण छुट्टी। सभी प्रकार की छुट्टियों पर लागू होने वाली सामान्य शर्तें निम्नलिखित हैं। अधिक जानने के लिए प्रत्येक शर्तों पर क्लिक करें। छुट्टी का दावा अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा छुट्टी को अस्वीकार, निरस्त और कम किया जा सकता है। छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा देय छुट्टी और आवेदित छुट्टी के प्रकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। सभी प्रकार की छुट्टियों पर यहाँ कुछ और शर्तें भी लागू होती हैं। अधिक जानने के लिए प्रत्येक शर्त पर क्लिक करें। किसी भी नियमित छुट्टी के लिए छुट्टी को किसी अन्य प्रकार के छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। विशेष आकस्मिक छुट्टी और प्रतिबंधित छुट्टी को नियमित छुट्टी या आकस्मिक छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। हालांकि आकस्मिक छुट्टी को किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। सरकारी सेवा से बर्खास्तगी या हटाने या इस्तीफे की तारीख से क्रेडिट पर छुट्टी का दावा समाप्त हो जाता है। लिए गए छुट्टी को दूसरे प्रकार के छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है, बशर्ते कि स्वीकृत छुट्टी के पूरा होने पर कार्यभार ग्रहण करने के 30 दिनों के भीतर आवेदन किया गया हो। एक तरह से छुट्टी को दूसरे में बदलने का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है।
परावर्तन को सरकारी कर्मचारी को अंतिम रूप से दिए गए छुट्टी के आधार पर छुट्टी वेतन में से समायोजित किया जा सकता है, बशर्ते छुट्टी पर जाते समय अभी लागू छुट्टी पर छुट्टी खाते में छुट्टी उपलब्ध होना चाहिए था। विचार विमर्श के लिए यहाँ कुछ और शर्तें दी गई हैं। अधिक जानने के लिए प्रत्येक शर्तों पर क्लिक करें। एक बार में अधिकतम छुट्टी 5 वर्ष से अधिक अवधि का नहीं हो सकता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी छुट्टी अवधि के दौरान सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना कहीं और स्थान पर कोई अन्य रोजगार नहीं ले सकता है। बर्खास्त, हटाए गए या इस्तीफा देने वाले सरकारी कर्मचारी को छुट्टी नहीं दिया जा सकता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर छुट्टी दिया जाता है, जैसे कि केवल CGHS डॉक्टर या AMA या सरकारी अस्पतालों से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, RMP से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने पर एक अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी को भी छुट्टी दी जा सकती है। यह सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। नियम 19(6) के अनुसार छुट्टी प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक के अनुसार एक बार में 3 दिनों से अधिक की अवधि की छुट्टी के लिए आवेदित मामले में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छूट दे सकता है। हालांकि इस तरह की छुट्टी को चिकित्सा प्रमाण पत्र संबंधी छुट्टी के रूप में नहीं माना जाएगा और चिकित्सा आधार पर छुट्टी के अलावा किसी अन्य छुट्टी के लिए उसके छुट्टी खाते से उस छुट्टी को नामे किया जाएगा। अवकाशों को पूर्व नियत छुट्टियों के आरंभ तथा अंत में जोड़ा जा सकता है, जैसे कि शनिवार और रविवार की छुट्टी को पूर्व नियत छुट्टियों के आरंभ तथा अंत में जोड़ा जा सकता है एवं छुट्टियों के संयोजन करने के उद्देश्य से प्रतिबंधित छुट्टियों को बंद छुट्टी के रूप में माना जाएगा आदि। सरकारी कर्मचारी को छुट्टी से वापस बुलाया जा सकता है, चाहे वह भारत में हो अथवा भारत के बाहर हो। आइए सरकारी कर्मचारी को छुट्टी से वापस बुलाने संबंधी नियमों पर एक नजर डालते हैं। इस विषय में और अधिक अध्ययन के लिए प्रत्येक श्रेणी पर क्लिक करें। सरकारी कर्मचारी को छुट्टी से वापस बुलाया जा सकता है। सरकारी कर्मचारी को वापसी यात्रा शुरू होने की तारीख से ड्यूटी पर माना जाएगा। छुट्टी के दौरान निवास पते से तैनाती के स्थान तक की यात्रा के लिए वापस बुलाए जाने पर प्रयोग किए गए यात्रा भत्ते को जमा किया जा सकता है। छुट्टी वेतन की दर समान होगी जब तक वह ड्यूटी पर नहीं आ जाता है। सरकारी कर्मचारी को छुट्टी से वापस बुलाया जा सकता है, भले ही वह भारत से बाहर ही क्यों न हो। भारत की यात्रा पर बिताया गया समय छुट्टी की गणना के उद्देश्य से ड्यूटी के रूप में गिना जाएगा। छुट्टी वेतन की दर समान होगी जब तक वह ड्यूटी पर नहीं आ जाता है। भारत के लिए मुफ्त निकासी की सुविधा। भारत में उतरने के स्थान से ड्यूटी के स्थान तक यात्रा करने पर यात्रा भत्ता दिया जाता है। भारत से निकासी करने पर भी उसका भी धन वापसी करे अगर उसने स्वीकृत छुट्टी की आधी अवधि या 3 महीने की अवधि, जो भी इसमें से कम हो, को पूरा नहीं किया है। स्वीकृत छुट्टी के अवधि काल से अधिक समय तक छुट्टी पर रहने की स्थिति में सरकारी कर्मचारी उसका हकदार नहीं है। इस संबंध में निम्नलिखित नियम लागू होते हैं। यदि अनुपस्थिति की अवधि को छुट्टी की स्वीकृति द्वारा नियमित नहीं किया गया है, तो उस अवधि के लिए छुट्टी वेतन प्रदान नहीं किया जाएगा। अनुपस्थिति की अवधि को HPL खाते से डेबिट किया जाता है और यदि अधिशेष हो तो EOL के तौर पर संसाधित किया जाता है। जानबूझकर अनुपस्थिति सरकारी कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाती है।
अनुपस्थिति की ऐसी अवधि को पेंशन के लिए अहर्क सेवा और वेतन वृद्धि के लिए ड्यूटी के रूप में नहीं गिना जाता है। हालांकि अनुपस्थिति की ऐसी अवधि में अधिकारों का हनन नहीं होता है। बिना किसी स्वीकृत छुट्टी के अनुपस्थित रहने की अवधि को अप्राधिकृत अनुपस्थित के रूप में माना जा सकता है और अनुशासनात्मक कार्रवाई को आकृष्ट करता है। सक्षम प्राधिकारी अप्राधिकृत अनुपस्थिति को अकार्य दिवस घोषित कर सकता है और ऐसी अवधि वेतन वृद्धि और पेंशन के लिए अयोग्य होगी। आइए अपनी समझ की जांच करें। लागू होने वाले सभी विकल्पों का चयन करें। आइए अपनी समझ की जांच करें। सही उत्तर का चयन करें। इस मॉड्यूल में आपने निम्नलिखित विषयों के बारे में अध्ययन किया। सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध विभिन्न प्रकार की छुट्टियों का वर्णन करना, सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध छुट्टियों पर लागू होने वाली सामान्य शर्तों को सूचीबद्ध करना। इस मॉड्यूल के पूरा होने पर आप निम्नलिखित छुट्टियों से जुड़े उपनियमों का वर्णन करने में सक्षम हो जाएंगे, जैसे कि अर्जित छुट्टी, अर्धवेतन छुट्टी, परिवर्तित छुट्टी, अर्जन शोध्य छुट्टी एवं असाधारण छुट्टी आदि। 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रत्येक 6 महीनों में 15 दिनों की दर से अर्जित छुट्टी को अग्रिम रूप से जमा किया जाता है। यदि कोई कर्मचारी इन 6 महीनों के मध्य में कार्यभार ग्रहण करता है तो उसके खाते में प्रति कैलेंडर माह की समाप्ति पर 2.5 छुट्टियां जमा की जाती हैं। पिछले 6 महीनों के दौरान असाधारण छुट्टियों या ईओएल का 10वां हिस्सा और पिछले 6 महीनों के दौरान जिस अवधि को अकार्य दिवस के रूप में माना गया हो उसे जमा ईएल से डेबिट किया जाएगा। आइए यहाँ पर हम एक उदाहरण की मदद से यह समझने का प्रयास करते हैं कि इन छुट्टियों को नामे डाला और जमा कैसे किया जाता है। यदि वर्ष के अंत में किसी कर्मचारी की 250 छुट्टियां शेष हैं और उसने पिछले 6 महीने के दौरान 20 दिनों का ईओएल प्राप्त किया है, तब उस स्थिति में इस ईओएल का 1/10वां अंश यानी उसकी 2 दिनों की अर्जित छुट्टी को 1 जनवरी को जमा की गई 15 छुट्टियों में से कटौती कर ली जाएगी। इसलिए 1 जनवरी को केवल 13 अर्जित छुट्टी ही उसके छुट्टी खाते में जमा की जाएंगी। इस प्रकार से 1 जनवरी को उसके छुट्टी खाते में कुल 263 अर्जित छुट्टी जमा हो जाएंगी। कृपया ध्यान दें कि एक बार में कोई भी व्यक्ति केवल 180 दिनों की अर्जित छुट्टी का ही लाभ उठा सकता है। अर्धवेतन छुट्टी या एचपीएल को प्रत्येक 6 माह में 10 दिनों की दर से 1 जनवरी और 1 जुलाई को अग्रिम रूप से जमा किया जाता है। यदि कोई कर्मचारी इस अवधि काल में कार्यभार ग्रहण करता है, इस्तीफा देता है, सेवानिवृत्त होता है या बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है तो प्रति माह 5/3 दिन छुट्टी क्रेडिट होगा। कृपया ध्यान दें कि विगत 6 माह के दौरान अकार्य दिवस की अवधि का 1/18वां हिस्सा नए क्रेडिट से कटौती कर लिया जाएगा। साथ ही लिए गए परिवर्तित छुट्टी की एचपीएल खाते से दोगुनी मात्रा में कटौती की जाएगी। लिए गए एलएनडी की भी कटौती बाद में अर्जित एचपीएल खाते से की जाएगी। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है
कि कोई भी व्यक्ति चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित या उसके बिना अर्ध वेतन छुट्टी का लाभ उठा सकता है। स्वीकृत की गई परिवर्तित छुट्टियों क्रेडिट पर एचपीएल की आधे से अधिक नहीं हो सकती हैं। प्राप्त की गई परिवर्तित छुट्टियों की दोगुनी मात्रा को एचपीएल खाते से कटौती की जाती है। यह आमतौर पर एक चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ दिया जाता है। जनहित में मातृत्व छुट्टी और उच्च अध्ययन हेतु जैसे विशेष मामलों में क्रमशः 60 दिन और 90 दिनों की परिवर्तित छुट्टी दी जा सकती है। यदि कोई परिवर्तित छुट्टी के दौरान सेवा छोड़ता है तो परिवर्तित छुट्टी को एचपीएल में परिवर्तित कर दिया जाता है और भुगतान की गई अतिरिक्त राशि को संरक्षित कर लिया जाता है। यदि कोई खराब स्वास्थ्य के कारण सेवा छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो यह पुनः प्राप्ति प्रभावित करने योग्य नहीं होगी। एचपीएल के बदले अर्जन शोध्य बकाया छुट्टी या एलएनडी दी जाती है कि एक कर्मचारी इसे बाद में अर्जित कर लेगा और यह ऐसी छुट्टी है जो अभी तक देय नहीं हुई है। यह बिना एचपीएल वाले स्थायी कर्मचारियों को स्वीकृत किया जाता है। साथ ही टीबी, कुष्ठ रोग, कैंसर या मानसिक बीमारी से पीड़ित होने पर कम से कम 1 वर्ष की सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों को यह स्वीकृत किया जाता है। यह चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाता है। मातृत्व छुट्टी की निरंतरता में शिशु देखभाल, बाल दत्तक ग्रहण छुट्टी जैसी छुट्टियों में बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के भी स्वीकृत किया जा सकता है। यह एचपीएल तक ही सीमित है, परंतु इसको कर्मचारी द्वारा अर्जित किए जाने की संभावना है और अपनी पूरी सेवा के दौरान यह 360 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है। यदि कर्मचारी एलएनडी पर रहते हुए अपनी सेवा को छोड़ देता है तब उस स्थिति में निम्नानुसार कार्रवाई की जाती है। एलएनडी को निरस्त कर दिया जाएगा। त्याग पत्र या सेवानिवृत्ति छुट्टी प्रारंभ होने की तिथि से प्रभावी होगा और इस अवधि में भुगतान किया गया वेतन पुनः प्राप्त किया जाएगा। अस्वस्थता के कारण समय से पहले सेवानिवृत्त होने या मृत्यु की स्थिति में सेवानिवृत्त होने पर वेतन की पुनः प्राप्ति नहीं की जाती है। असाधारण छुट्टी या ईओएल आमतौर पर तब स्वीकृत किया जाता है जब कोई अन्य छुट्टी स्वीकार करने योग्य नहीं होती है। इसे चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ या उसके बिना स्वीकृत किया जा सकता है। किसी स्थायी कर्मचारी को एक कार्यावधि में अधिकतम 5 वर्षों की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए किसी भी संख्या में ईओएल स्वीकृत की जा सकती है। आइए आगे और अधिक ईओएल का अन्वेषण करते हैं। इसके लिए आपके सामने पटल पर 2 बटनों के मध्य एक तरफ अवधि और दूसरी तरफ अपवादों की जानकारी को प्रदर्शित किया गया है। इस विषय में अधिक जानने और जानकारी को उजागर करने हेतु प्रत्येक बटन पर क्लिक करें। किसी एक अवसर पर 3 माह का असाधारण छुट्टी की स्वीकृति। 1 वर्ष की सेवा के बाद यह चिकित्सा प्रमाण पत्र पर 6 माह और टीबी, कुष्ठ, कैंसर या मानसिक बीमारी के लिए 18 महीने के लिए इसकी स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। 3 साल की सेवा के बाद इसे सार्वजनिक हित में उच्च अध्ययन की प्रामाणिकता पाए जाने पर 24 माह के लिए असाधारण छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। पूर्वव्यापी रूप से छुट्टी के बिना अनुपस्थिति की अवधि को नियमित करने के लिए भी ईओएल की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। आइए अपनी समझ की जांच करें। सही उत्तर का चयन करें। आइए अपनी समझ की जांच करें। सही उत्तर का चयन करें।
इस मॉड्यूल में आपने निम्नलिखित विषयों के बारे में अध्ययन किया, जैसे कि अर्जित छुट्टी और इससे जुड़े उपनियमों का वर्णन सहित व्याख्या करना, अर्धवेतन छुट्टी, इससे जुड़े उपनियमों का वर्णन करना, परिवर्तित छुट्टी और इससे जुड़े उपनियमों का वर्णन करना, अर्जन शोध्य छुट्टी और इससे जुड़े उपनियमों का वर्णन करना एवं असाधारण छुट्टी और इससे जुड़े उपनियमों का वर्णन करना आदि। इस मॉड्यूल के पूरा होने पर आप निम्नलिखित छुट्टी से जुड़े उपनियमों का वर्णन करने में सक्षम हो जाएंगे, जैसे कि मातृत्व छुट्टी, पितृत्व छुट्टी, बाल दत्तक ग्रहण छुट्टी एवं शिशु देखभाल छुट्टी आदि। मातृत्व छुट्टी विवाहित और अविवाहित महिला सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। इसे किसी कर्मचारी को 2 जीवित बच्चों से कम बच्चे होने की स्थिति में बच्चे के जन्म के लिए अधिकतम 180 दिनों की अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। गर्भ की निष्फलता अथवा गर्भपात हो जाने के मामले में 45 दिनों की छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। इसके साथ ही इसकी स्वीकृति पूर्ण वेतन सहित प्रदान की जाती है। इसी क्रम में अन्य देय छुट्टी एवं स्वीकार्य छुट्टी 2 वर्ष के लिए स्वीकृत किए जा सकते हैं, जिसमें 60 दिनों का परिवर्तित छुट्टी और बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के अर्जन शोध्य छुट्टी भी सम्मिलित हैं। 2 जीवित बच्चों से कम बच्चे होने की स्थिति में बच्चे के जन्म के लिए पुरुष सरकारी कर्मचारियों को पितृत्व छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। पितृत्व छुट्टी की स्वीकृति बच्चे के जन्म की तारीख से 6 माह की अवधि के अंदर 15 दिनों के लिए भी प्रदान की जा सकती है। इसके साथ ही यदि बच्चे को गोद लिए जाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही हो, उस अवस्था में भी पितृत्व छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को गोद लिए जाने की प्रक्रिया में 2 जीवित बच्चों से कम बच्चे वाली महिला सरकारी कर्मचारियों को बाल दत्तक ग्रहण छुट्टी प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत महिला सरकारी कर्मचारी को पूर्ण वेतन के साथ 2 वर्ष की छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है और वह पेंशन और वेतन वृद्धि की अर्हता भी प्राप्त करती है। इसी अनुक्रम में महिला सरकारी कर्मचारी को 1 वर्ष के लिए देय और स्वीकार्य अन्य छुट्टियों की स्वीकृति दी जा सकती है, जिसमें 60 की परिवर्तित छुट्टी और बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के LND सम्मिलित हैं। निम्न परिस्थितियों में शिशु देखभाल छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। दिव्यांग बच्चों के मामले में 18 वर्ष या 22 वर्ष से कम आयु के 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल करने के लिए महिला सरकारी कर्मचारियों को शिशु देखभाल छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसकी स्वीकृति एकल पुरुष कर्मचारी को भी प्रदान की जा सकती है। शिशु देखभाल छुट्टी की स्वीकृति को कर्मचारी के पूरे सेवा कार्यकाल में अधिकतम 730 दिनों के लिए प्रदान किया जाता है। शिशु देखभाल छुट्टी की निम्नलिखित कुछ शर्तें हैं, जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को इसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है, जैसे कि 1 कैलेंडर वर्ष में 3 से अधिक चरणों में शिशु देखभाल छुट्टी की स्वीकृति को प्रदान नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह एक महिला कर्मचारी को 6 चरणों में स्वीकृत किया जा सकता है। इसे बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के 60 दिनों की परिवर्तित छुट्टी और LDN को सम्मिलित करने के साथ जारी रखा जा सकता है। आइए अपनी समझ की जांच करें। सही उत्तर का चयन करें। आइए अपनी समझ की जांच करें। लागू होने वाले सभी विकल्पों का चयन करें।
इस मॉड्यूल में आपने निम्नलिखित विषयों के बारे में अध्ययन किया, जैसे कि मातृत्व छुट्टी और इससे जुड़े प्रावधानों का वर्णन करना, पितृत्व छुट्टी और इससे जुड़े उपनियमों का वर्णन करना, बाल दत्तक ग्रहण छुट्टी और इससे जुड़े उपनियमों का वर्णन करना एवं शिशु देखभाल छुट्टी और इससे जुड़े उपनियमों का वर्णन करना आदि। इस मॉड्यूल में आपने निम्नलिखित विषयों के बारे में अध्ययन किया, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध विभिन्न प्रकार की छुट्टियों पर लागू होने वाली सामान्य शर्तों का वर्णन करना एवं सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध विभिन्न प्रकार की छुट्टियों और उनसे जुड़े उपनियमों की व्याख्या करना आदि। यह पाठ्यक्रम अब पूर्णता की ओर है। मैं आशा करती हूँ कि इस पाठ्यक्रम के द्वारा आपको सीखने की दृष्टि से एक अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ होगा। आपके द्वारा पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।